नमस्कार साथियों, आपके चैनल बीपीएससी तैयारी एजुकेटर पर आपका स्वागत है। साथियों, आज पार्ट 2 भूगोल के प्रश्नों को हम लोग विश्लेषण करेंगे। और यह सेट ई का प्रश्न है जो 24 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ था। सेट ए के प्रश्नों को, भूगोल के प्रश्नों को हम लोगों ने कल विश्लेषण कर लिया है, तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो कृपया करके देख लेंगे। तो साथियों, पहले प्रश्न पे आते हैं जो यहाँ पे पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका यहाँ पे हीराकुंड बांध, ये भी आपका है, दुधवा बांध है और घुमरा पदर बांध है। ये तीनों बांध जो है आपके महानदी पर स्थित है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और साथियों, इसके अलावा जो है आपको महानदी के बारे में ध्यान रखना है। महानदी का जो उद्गम स्थल है, तो महानदी का आपको उद्गम स्थल ध्यान रखना, सिहावा पर्वत श्रेणी, सिहावा पर्वत श्रेणी, सिहावा पर्वत श्रेणी। और ये साथियों छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो महानदी है वह छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो है सबसे बड़ी नदी है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हीराकुंड बांध है वो आपका जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसके अलावा जो दुधवा बांध है और घुमरा पदर बांध है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो साथियों आपको बाकी इसके अलावा साथियों भारत की जितनी भी नदियां हैं आपको भूगोल मानचित्र की जो कक्षाएं हैं जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली, उसमें आपको दे दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं। इसमें है अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी, किस शहर में स्थित है? तो साथियों यह प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर से भी है और साथ में यह प्रश्न भूगोल का भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जेरूसलम। और साथियों जेरूसलम को जो है यरूशलम भी बोलते हैं, यरूशलम भी बोलते हैं। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि यह जो है इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है हाल के वर्षों में। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इजराइल और फिलिस्तीन, जिसको इंग्लिश में पैलेस्टीन भी बोलते हैं, तो संघर्ष का जो है यह केंद्र बिंदु भी रहा है। और 1967 में आपको ध्यान रखना है, 1967 में इजराइल ने जो है पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद से फिर जो है परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ी। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना, जो जेरूसलम जो यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है इसकी पूजा जो है, तो आपको ध्यान रखना जो मुस्लिम है वो मस्जिद मानते हैं, जो पूजा करते हैं। और इसके अलावा यहूदियों के लिए भी यह जो है एक काफ़ी पवित्र जगह है। तो आपको ध्यान रखना यहूदी और मुस्लिम दोनों के लिए, इसलिए जो है ये संघर्ष का केंद्र बिंदु है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 44 पे। और यह प्रश्न संख्या आपका जो है 44। तो प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो साथियों इसका जो आपका जवाब है वह है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका जो जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसमें बेल्जियम भी आपका है, कनाडा भी है, डेनमार्क भी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना साथियों, जो नाटो है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक, आपको फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और साथियों यह स्थापित हुआ था, या कह सकते हैं ये बना था 1949 में। और आपको इसमें ध्यान रखना साथियों, इसमें जो है 30 जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं प्लस जो है 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है साथियों, और इसमें जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उसमें जो है कनाडा और यूएस। ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है ध्यान रखना जो नाटो का जो, अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो ये आपका जो है आपने सुना होगा ब्रुसेल्स नाम की जगह है बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जो कि बेल्जियम में है, और ये जो है आपका नाटो का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना नाटो में कुल 32 सदस्य हैं। और साथियों जो इसका जो 32वां सदस्य रहा है, ठीक है साथियों, और 32वां जो सदस्य रहा है आपको ध्यान रखना, बहुत ही आपका करंट अफेयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका रहा है स्वीडन।
और इसके अलावा अगर 31वां आपसे पूछे जो कि बीपीएससी टी परीक्षा में पूछा गया तो ये आपका है फिनलैंड। तो साथियों आपको ये पॉइंट्स इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। तो साथियों ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, तो ये भी सही है। और इसके अलावा साथियों तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों जो क्वाड का फुल फॉर्म होता है आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको शॉर्ट में QSD बोलते हैं, और इसी को जो है क्या नाम दिया गया शॉर्ट में, क्वाड। और साथियों इस प्रश्न से रिलेटेड जो पॉइंट था आपको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 पे आते हैं। प्रश्न संख्या जो है आपका अगला प्रश्न मैं देख ले रहा हूँ भूगोल का, तो यह आपका है 49। तो साथियों प्रश्न संख्या 49 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शीट कटिबंध में आता है? तो साथियों इसको जो है शीट कटिबंध को जो है इंग्लिश में फ्रीजिड जोन बोलते हैं। और साथियों जो आपका जैसे यहाँ पे अगर मैंने पृथ्वी बना दिया है, तो इसको जो है आप जानते हैं कि अक्षांशों में इसको विभाजित किया गया है। और यहाँ पे आपका जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ रहता है, जिसको कर्क रेखा बोला जाता है। और इसके अलावा आपका यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ रहता है, जिसको कि जो है मकर रेखा बोला जाता है। तो आपको इसके अलावा आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पाएंगे आप कि 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। और यहाँ पे आपका जो है 90 डिग्री यहाँ पे आपका जो साउथ रहेगा, यहाँ पे भी साउथ रहेगा। तो आपका ये 90 डिग्री साउथ है, और ऊपर भी जो आपका ऐसे जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो साथियों जो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और जो उत्तरी ध्रुव है, जिसको 90 डिग्री नॉर्थ बोला जाता है, इसके बीच का जो स्थान है इसी को जो है फ्रिजिड जोन या फिर जो है शीत कटिबंध कहा जाता है। इसके अलावा साथियों जो 66.5 डिग्री साउथ है, दक्षिण से लेके ये जो स्थान है आपका, ये जो क्षेत्र है 90 डिग्री साउथ तक यानी दक्षिणी ध्रुव तक, इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। तो इसके बाद हम लोग ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। तो साथियों जैसा मैंने आपको समझाया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है कि दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र। तो साथियों ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। तो साथियों दक्षिणी जो ध्रुव वृत्त है, जिसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, इसी को जो है 66.5 डिग्री साउथ भी बोलते हैं। तो एक ही बात है। तो 66.5 डिग्री साउथ या अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच जो क्षेत्र वो भी आपका ये हो जाएगा। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बाकी साथियों इससे रिलेटेड हम लोग जो है भूगोल में बहुत अच्छे से और बहुत ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करेंगे। तो साथियों इसके बाद जो है आपका है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित जो हिमालय का भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कुमायूं हिमालय। और साथियों इस प्रश्न से रिलेटेड जो और सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो यहाँ पे जैसे असम हिमालय है, तो आपका जो असम हिमालय होता है वो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के स्थान को जो है असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता दिहांग नदियों के, दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के जो स्थान को असम हिमालय कहा जाता है। इसके अलावा नेपाल हिमालय किसको बोला जाता है? तो काली तीस्ता नदियों के मध्य क्षेत्र को जो है काली तीस्ता नदियों के मध्य क्षेत्र को जो है नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसके अलावा साथियों को ध्यान रखना पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय आपका जो है, पंजाब हिमालय आपका जो है सिंधु और सतलुज
तो सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य क्षेत्र को जो है पंजाब हिमालय कहा जाता है। बाकी साथियों डिटेल में हम लोग भूगोल की जो भारत का मानचित्रण जब करेंगे, भारत के मानचित्र को समझ रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल में इसके बारे में, विभाजन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो साथियों ये आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो यही आपका आंसर भी है। बाकी नीचे के पॉइंट्स देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो साथियों यह बिल्कुल गलत है, और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। उसके बाद साथियों आता है मध्य प्रदेश का नंबर, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, ठीक है, और उसके बाद आता है अपने यूपी का नंबर। तो यूपी जो है ये आपका चौथे स्थान पर है। साथियों इसके अलावा जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। तो साथियों ये भी गलत दिया गया है, ये आपका 2.4% है। और साथियों यह जो प्रश्न है आपका, ये आपका जो है NCERT या SCERT में दोनों जगह से आपको मिल जाएगा। बाकी आपको नॉर्मल बुक्स में भी आपको जो है यह मिल सकता है। तो यह 2.4% होगा जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का। साथियों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो साथियों इसका जो सही जवाब है, तो जो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय वन नीति आपकी सबसे पहले जो आई थी वो आई थी 1952 में। और इसमें यह बोला गया कि जो देश का कुल, यानी भारत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का वांछित प्रतिशत होना चाहिए वो होना चाहिए साथियों 33%। और आपको ध्यान रखना जो ISFR का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का वांछित, जो वन का क्षेत्रफल आज के डेट में है 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये आपका 24.62% है। बाकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में आपको जो है कक्षा में कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 53 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? तो साथियों ये आपका जो है NCERT से प्रश्न पूछा गया है, और NCERT से यह आपका या SCERT में भी आपको मिल जाएगा। तो साथियों इसमें जो है स्थानीय नाम में देखेंगे तो बेवर भी है, दहिया भी है और पोदू भी है। तो बेवर आपका ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में है, और दहिया भी आपका जो है मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा पोदू या पेंदा दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो ये आपका साथियों आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका MP हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों 54 प्रश्न पे। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत पर तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा मलोका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मलोका। और साथियों इसके अलावा मैनियॉक और जो कसावा होती हैं खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ के जो लोग खाते पीते हैं तो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसको मैनियॉक और कसावा है, ठीक है, खाने पीने की वस्तुएं हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 56 पे आते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि मुख्य जल विभाजक, जल विभाजक का मतलब होता है वाटर डिवाइड। और साथियों इसका जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और साथियों जो दिल्ली रिज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री है और अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से जो है एक तरफ आप देखेंगे तो कुछ नदियाँ जो हैं अरब सागर की तरफ जा रही हैं, कुछ नदियाँ अरब सागर की तरफ जा रही है, तो कुछ दूसरी तरफ जो है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। तो इसलिए इनको जो है मुख्य जल विभाजक बोला जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, फिर आंसर B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 57 पे।
तो आपका जो प्रश्न संख्या 57 है वह है शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों ये, और यह जो है एनसीईआरटी से आपका लिया गया है। बाकी डिटेल में भूगोल की परीक्षा की भूगोल की कक्षाओं में हम लोग इसको देखेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। और साथियों यह जो है आपका शीत ऋतु में एक्टिव होता है, शीत ऋतु में जो है सक्रिय होता है, और इसके वजह से साथियों जो शीतकाल में या शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में जो है बरसात होती है, उत्तर पश्चिम भारत में जो है वर्षा होती है। तो प्रश्न आए कि उत्तर पश्चिम भारत में किससे वर्षा होती है, तो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। इसके अलावा साथियों जो शीत ऋतु में आपका जो कोरोमंडल कोस्ट है, तो जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल तट है, वहाँ पे भी वर्षा होती है। तो आप उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं कि वह किस चीज़ के कारण जो है वहाँ पे वर्षा होती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58 पे आते हैं कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। साथियों एम का मतलब होता है मानसून, ट्रॉपिकल मानसून टाइप, ट्रॉपिकल मानसून टाइप। तो जो है ये आपका पश्चिमी घाट आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है बाकी जीटी त्रिवार्ता के बारे में हम लोग भूगोल की कक्षाओं में डिटेल में देखेंगे। फिर है उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा अमन, साली और अगहनी, ये आपका हो जाएगा। बाकी साथियों फिर आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो साथियों आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है विशेषता नहीं है। तो पहला है कि यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। तो साथियों जो आपका जो मध्यवर्ती गंगा का क्षेत्र है, मध्यवर्ती गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, तो यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। साथियों ये भी बिल्कुल सही बात है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी यूपी और अपना बिहार, और साथ में जो है इधर आप आएंगे तो मध्य प्रदेश, तो मैं यहाँ पे जो है एमपी लिख दे रहा हूँ। तो ये 3 राज्यों में जो है आपका ये जो है गंगा का जो मध्य भाग है क्षेत्र का, तो ये आप मध्यवर्ती गंगा का जो मैदानी भाग है वो आपका मध्य प्रदेश, पूर्वी यूपी और बिहार में आता है। इसके अलावा साथियों यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये भी साथियों पॉइंट जो है आपका बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, चूँकि पूछा था कि कौन सा नहीं है, विशेषता नहीं, तो सारी विशेषताएँ हैं। तो ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता, ये भी विशेषता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसके अलावा आपकी जानकारी लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि जो भारत का जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, तो संपूर्ण जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। तो गंगा का मैदान का जो क्षेत्रफल है टोटल वो 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। और साथियों इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो गंगा का मैदान उसको 3 भाग में बांटा गया है, जिसको अपर गैंगेटिक प्लेन बोला जाता है, और साथ में जो है ये आपका हो गया मध्य या मिडिल, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और तीसरा हो गया साथियों आपका लोअर गैंजेटिक प्लेन। साथियों यहाँ पे आपका जो है आपका उत्तराखंड, यूपी वाले राज्य आते हैं। यहाँ पे साथियों मैंने आपको बता ही दिया कि पूर्वी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, और साथ में जो है मध्य प्रदेश, और जो लोअर गंगा का प्लेन होता है साथियों, जो निचला जो गंगा का मैदान है वहाँ पे साथियों जो है बंगाल और बांग्लादेश, तो बंगाल और बांग्लादेश।
ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों जो हम लोग का ये प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आज के प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। जो आपके भूगोल परीक्षा में TRE 1 में जो है TRE 1 में आपका ये 24 अगस्त को आयोजित हुआ था, सेट ई का जो है यह प्रश्न रहा। तो साथियों आप अपने कमेंट और सुझाव जो है ज़रूर मुझ तक पहुँचाएँ कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग बहुत जल्द जो है आपको सूचना दे दी जाएगी। आधुनिक भारत का इतिहास सबसे शानदार तरीके से आपको जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा। और जो छात्र यहाँ से जो अभ्यर्थी यहाँ से पढ़ के जाएंगे वो कभी नहीं भूलने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। और आपको साथियों इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका SCERT NCERT इसके अलावा जो BPSC जैसे प्रश्न पूछ रहा है सब कुछ आपके कवर हो जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं होगा एग्ज़ाम में। और इसके अलावा साथियों जो है भूगोल की मानचित्र की कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। और साथियों भूगोल के मानचित्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और आप इन जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जो है बहुत सारे प्रश्न जो है आपके भूगोल से पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी इन जो आधुनिक भारत का इतिहास है और जो भूगोल का मानचित्र है इसकी जो कक्षाओं का जो आपका एक ट्रेलर वीडियो है या डेमो वीडियो है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा वो आपको बहुत जल्द जो है आप चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो साथियों आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में BPSC ट्री के अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़ें। और इसके अलावा जो है अपने दोस्तों साथियों भाई बहनों को जो है BPSC TRE एजुकेटर विद संदीप से जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों। जय हिंद साथियों।